दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मॉडर्न हिस्ट्री की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे भारत के वायसराय के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों हम पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में, लॉर्ड एल्गिन के बारे में और साथ ही साथ पढ़ेंगे लॉर्ड लॉरेंस के बारे में। ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ते हुए दोस्तों आज का चैप्टर हमारा समाप्त होगा। याद रखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री की आज हम जो है 101वीं क्लास लेने चल रहे हैं। ठीक है, इसके पहले दोस्तों इसी सीरीज में 45 नंबर तक जो क्लास दी गई है प्राचीन इतिहास से संबंधित है। 46 से लेकर 91 नंबर तक की जो क्लास है ये आपके मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है और 92 नंबर से दोस्तों जो क्लास है 92 से हम लोग अटेंड करें दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास, यानी आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। और दोस्तों 100 पूरे के पूरे 100 सीरीज आपको दे दिया जा चुका है। ठीक है, तो आज दोस्तों 101वें नंबर पर है और आज हम लोग क्वेश्चन कवर करने चल रहे हैं 3001 से लेकर के 3030 तक के सवालों को। ठीक है, अगर आप बीच में से इस सीरीज को ज्वाइन किए तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप शुरुआत से पढ़ें। अगर आप वाकई तैयारी करना चाहते हैं और आप अपने प्रति ईमानदार हैं, आप एक ईमानदार विद्यार्थी हैं और आप सफल होना चाहते हो तो निश्चित रूप से सीरीज आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। क्योंकि कोई भी सीरीज ज्वाइन करेंगे ना, आप कोशिश करिए कि आप कितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन के माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी पर्टिकुलर चैप्टर पर कितनी बेहतर हो पाई है। जैसे आज की टॉपिक है दोस्तों, तो हम किस तरह के सवालों को पढ़ने वाले, मैं एक बार बताना चाहूंगा आपको। जैसे सवाल आता है परीक्षा में कि इंडियन हाईकोर्ट एक्ट कब और किसने पारित किया था। जी हां दोस्तों, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट की बात करें, हम रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट जो बना था उसकी बात नहीं करें, हम हाईकोर्ट एक्ट की बात करें, ये कब और किसने पारित किया था। या फिर अगला सवाल दे सकता है परीक्षा में कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम दोस्तों ये किस वर्ष पारित किया गया, किसने पारित किया, किसके सहयोग से पारित किया। इस तरह के सवाल आ सकते हैं। किस वायसराय ने राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया। बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों कि डलहौजी ने यह राज्य हड़प नीति लाया था, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं दोस्तों, लेकिन इसे समाप्त किसने किया था यह शायद कम बच्चों को पता हो। ठीक है, किस वायसराय ने वहाबी आंदोलन का दमन किया। वहाबी आंदोलन दोस्तों किसके समय में हुआ था, कब हुआ था, ये सारी चीजें हो गई। नील विद्रोह में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, यह नील विद्रोह कब हुआ था। नील विद्रोह की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है। इस तरह के भी सवाल आते हैं परीक्षा में। भारत का प्रथम कार्यवाहक वायसराय कौन था। मैं आपको दोस्तों ये नहीं पूछ रहा हूं कि भारत का पहला वायसराय, मुझे पता है भारत का पहला वायसराय कौन था, कैनिंग था, ये बच्चे बच्चे जानते हैं, लेकिन कार्यवाहक वायसराय कौन था, यहां पर आप थोड़ा सा डाउट हो जाएंगे दोस्तों, डाउट में आ जाएंगे कि आखिर में कौन रहा होगा। चलिए आगे बातचीत करेंगे, इसी तरह के बेहतरीन सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च करेंगे। ये फाउंडेशन बैच दोस्तों 0 लेवल से एडवांस लेवल की तैयारी में आपकी मदद करेंगे। अगर आप चाहते हैं वाकई तैयारी करना और कम समय में बेहतर पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे तो दोस्तों ये जो क्लास मैं आपको दे रहा हूँ एक तरह से डेमो क्लास है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये वाली जो क्लास है दोस्तों ये अपने आप में बहुत शानदार क्लास है। एक बार ज्वाइन करने के बाद आप हमेशा जिंदगी भर याद रखेंगे और मुझे लगता है एक बार विषय को पढ़ने के बाद आप भारत में कोई भी एग्जाम देंगे तो हर एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, हर एग्जाम में आप अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे। यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए सीधे आते हैं सवालों पर और एक एक सवालों को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों 101वीं क्लास है, 3001 से लेकर 3030 तक के सवालों को करेंगे आज हम लोग और लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे, एल्गिन के बारे में पढ़ेंगे और लॉरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला सवाल सुनिए क्या लिखा है। लिख रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। जी हां दोस्तों, अब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल है, क्योंकि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भारत में उसकी जो प्रशासन कर रही थी दोस्तों, अभी चीजें यहां पर समाप्त होने वाली हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो अंतिम गवर्नर जनरल था दोस्तों वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग जो है दोस्तों ये अंतिम गवर्नर जनरल है जो कि भारत का है और कंपनी द्वारा नियुक्त किया है दोस्तों, याद रखेंगे। 1856 से लेकर के 1857 ईस्वी तक दोस्तों इसका कार्यकाल है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल। जी हां दोस्तों, गवर्नर जनरल। तो पीछे दोस्तों ये सवाल मैं आपको बताया हूं, तब याद रखेगा हम किसे मानते हैं दोस्तों, हम मानते हैं विलियम बेंटिक को। किसे मानते हैं, विलियम बेंटिक को। जी हां दोस्तों, विलियम बेंटिक को हम भारत का पहला गवर्नर जनरल मानते हैं। इसी तरह से पूछ सकता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला
गवर्नर जनरल। जी हाँ दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल दोस्तों कौन था? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग था। कौन था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये 3 तरह के सवाल यहां पर बनते हैं और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला सवाल देखिए क्या लिख रहा है। लिख रहा है किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया दोस्तों? कौन सी घटना घटी थी? तो आपको याद होगा दोस्तों, जो 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, उसी क्रांति के दौरान, याद रखिएगा, उसी क्रांति के दौरान इस कंपनी का अंत हो गया। क्यों दोस्तों? इस क्रांति के दौरान एक बहुत बड़ा काम हुआ। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया गया। शासन भारत से क्या कर दिया गया दोस्तों? समाप्त कर दिया गया। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर दोस्तों कौन शासन करेगा? तो याद रखिएगा ब्रिटिश क्राउन। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन दोस्तों, क्राउन का भारत में शासन भारत में स्टार्ट हो गया दोस्तों। शासन भारत में क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1857 की जो क्रांति हुई, यहाँ से एक बहुत बड़ी चीज हमें हासिल हुई, जिसके लिए क्रांति हुआ था। वैसे तो क्रांति आज़ादी के लिए हुआ था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी दोस्तों, वो जड़ से उखाड़ दी गई इस क्रांति के दौरान, ठीक है। और तभी दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि गवर्नर जनरल का पद दोस्तों अब समाप्त हो गया। क्यों? अब जब ब्रिटिश क्राउन का शासन आ जाएगा तो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत में गवर्नर जनरल की जगह वायसराय अपॉइंट होंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे दोस्तों, लिख रहा है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। जी हाँ दोस्तों, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब और किसने पारित किया? देखिए, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी तो कहीं ना कहीं दोस्तों न्याय की आवश्यकता थी लोगों की। इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा, इस इंडियन हाई कोर्ट एक्ट को, ध्यान दीजिएगा, बच्चे नहीं जानते लेकिन पहले ही पारित किया गया था। अच्छा, इससे कैसे बता रहा हूं दोस्तों, आप जोड़ के याद रखें, ठीक है। 1857 की क्रांति तो आपको रटी रटाई है, लेकिन दोस्तों ये इंडियन हाई कोर्ट एक्ट दोस्तों कब आया था? तो याद रखेंगे, ये 1856 में ही आ चुका था। कब आ चुका था दोस्तों? ये इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ये 1856 में आ चुका था। और इसके तहत दोस्तों 3 न्यायालय बनने थे दोस्तों। एक तो दोस्तों बंबई में हाई कोर्ट बनाया जाना था, दूसरा दोस्तों मद्रास में हाई कोर्ट बनना था, और तीसरा बताइए कहां पर दोस्तों? तीसरा कहां पर? इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद का नाम मत लीजिएगा। तीसरा दोस्तों कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट तो पहले से था, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दिया जाए तो हाई कोर्ट भी बनना था। अभी दोस्तों बना नहीं है, अभी केवल और केवल एक्ट पास किया गया है। और ये एक्ट किसके समय में पास किया गया? तो 1856 में। और 1856 में गवर्नर जनरल दोस्तों कौन है? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग है। कौन है दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग के समय में यह पास किया गया, ठीक है। तो दोनों चीजें आप अपने दिमाग में रखेंगे कि कब पास किया गया और किसके समय में पास किया गया, ये दोनों बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। देखिए, जब विधवा पुनर्विवाह की बात आई रही है तो मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, पीछे हम लोगों ने सती प्रथा के बारे में पढ़ा था कि सती प्रथा से संबंधित दोस्तों कानून किसने बनाया था? तो याद रखिएगा, ये कानून बनाया था विलियम बेंटिक ने। किसने बनाया था दोस्तों? विलियम बेंटिक ने बनाया था। विलियम बेंटिक को दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। और कब दोस्तों बना था? तो याद रखिएगा दोस्तों 1829 में बना था। 1829 में बना था। किसके सहयोग से बना था? तो याद रखिएगा, इसमें सहयोग किसका था दोस्तों? इसमें सहयोग मिला था राजा राम मोहन राय का। किसका मिला था दोस्तों? राजा राम मोहन राय जी का दोस्तों सहयोग मिला था, याद रखेंगे। उसी तरह से ये जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम दोस्तों, यह एक एक्ट पारित होता है। और ये एक्ट कब आया दोस्तों? याद रखेंगे, परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाता है, तो बताइएगा 1856 ईस्वी में। किसके समय में आया दोस्तों? तो याद रखेगा, इसे कैनिंग ने पारित किया था। किसने पारित किया था? कैनिंग ने, ठीक है। और अगर आपसे पूछे दोस्तों किसकी हेल्प से ये पारित हुआ, तब आप क्या बताएंगे? याद रखेगा, इसमें मदद किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें मदद मिला था। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का दोस्तों, विद्यासागर जी का इस एक्ट को बनाने में दोस्तों मदद मिला था। जिस तरह से सती प्रथा उन्मूलन में दोस्तों मदद किया था राजा राम मोहन राय जी ने, उसी तरह से यहां पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है अच्छे से ना? चलो अगला सवाल देखो, परीक्षा में देखिए इसी तरह के सवाल बनते हैं। लिख रहा मैकाले के बारे में दोस्तों हमने पहले भी पढ़ चुका हूं। मैकाले दोस्तों ये विधि सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया था। अगर आपको याद हो, यह विधि सदस्य के रूप में दोस्तों फोर्थ मेंबर के रूप में दोस्तों अपॉइंट किया गया था। और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों इसने कार्य भी किया, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा को
बढ़ावा देने के लिए दोस्तों इसने काम किया था। ये 2-3 बातें इसके बारे में याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों क्योंकि विधि सदस्य था तो इसी ने दोस्तों क्या बनाया था, एक दंड संहिता का प्रारूप बनाया था। और उस दंड संहिता के प्रारूप को दोस्तों किस वर्ष कानून बना दिया गया, तो याद रखिएगा जब 1857 की क्रांति हो गई तो 1858 ईस्वी में इसे हम कानून बना दिया गया। क्या बना दिया गया दोस्तों, जो दंड संहिता जिसका प्रारूप मैकाले ने प्रस्तुत किया था दोस्तों, उस दंड संहिता के प्रारूप को कानून बना दिया गया। ठीक है, 1858 में। अब यहां देखिए 3-4 तरह के सवाल बनते हैं। अगर आपसे पूछे कि कब मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को किस वर्ष कानून बनाया गया, तो याद रखेंगे 1858 में। ठीक है, लेकिन दोस्तों वही कहे कि इस दंड संहिता को जो है और बेहतर ढंग से दोस्तों कब इस पर काम किया गया, दोस्तों इस पर कब कार्य किया गया, तो याद रखेगा इसके लिए आप 1860 याद रखेगा। जी हां दोस्तों, ये 1858 में टेम्परेरी रूप में दोस्तों इस पर काम स्टार्ट हुआ था। जो रेगुलर काम हुआ दोस्तों 1860 में हुआ था। इसीलिए आप पढ़ते हैं दोस्तों कि आईपीसी कब आई थी, इंडियन पेनल कोड जो हमारा, ये कब आया था दोस्तों, इससे संबंधित जो अधिनियम है ये 1860 है। जी हां दोस्तों, 6 अक्टूबर 1860। जी हां दोस्तों, 6 अक्टूबर 1860। ठीक है, लेकिन दोस्तों आईपीसी भारत में लागू कब होता है, मतलब प्रॉपर तरीके से दोस्तों लागू कब होता है, अगर ये पूछे ना तो याद रखें दोस्तों 1 जनवरी 1862 को दोस्तों ये आईपीसी पूरे भारत में लागू कर दिया गया। केवल सेना के ऊपर दोस्तों आईपीसी के नियम नहीं लागू होते थे, बाकी भारत के अंदर जितनी भी जनता थी दोस्तों उन सभी के ऊपर दोस्तों यह आईपीसी का नियम लागू होता था, इंडियन पेनल कोड। जी हां दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से दोस्तों अपराध विधान संहिता बनाया गया। ठीक है, आगे चल के दोस्तों इसी का विस्तृत रूप मिलता है आपको सीआरपीसी। ठीक है, सीआरपीसी जो आप पढ़ते दोस्तों इसी का विस्तृत रूप है। और इसे कब लाया गया था दोस्तों, इसे लाया गया था 1859 ईस्वी में। क्यों देखिए ऐसी परिस्थिति क्यों बनी, कितने सारे कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी ना उसने ब्रिटिश लोगों की जड़ें दोस्तों हिला दी थी। यहां से कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया, लेकिन जब ब्रिटिश क्राउन का शासन आया तो सबसे बड़ी जो यहां जरूरत थी वो थी कि किस तरह से कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए। इसीलिए दोस्तों फिर से सुप्रीम कोर्ट पर काम होगा, हाई कोर्ट पर काम होगा, न्यायपालिका पर काम होगा, आईपीसी पर काम होगा, नई नई दंड विधाएं आएंगी, नए नए दंड संहिता बनाए जाएंगे, ताकि भारतीयों को जो रेगुलेट अभी तक कंपनी करती थी, क्योंकि अब ब्रिटिश क्राउन रेगुलेट कर रहा है, इसलिए दोस्तों सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से एक अधिनियम के तहत दोस्तों पास करके किया जाएगा। तो ये सब के सब दोस्तों क्या बनाया जा रहा है, यहां पर ढेर सारे अधिनियम पे अधिनियम बनाए जा रहे हैं ताकि भारतीयों पर शासन करना और आसान हो जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा किस वायसराय ने राज्य हड़प नीति, जी हां दोस्तों राज्य हड़प नीति को दोस्तों किसने शुरू किया था, तो याद रखेगा इसको शुरू किया था डलहौजी ने। किसने शुरू किया था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था राज्य हड़प नीति। ठीक है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं दोस्तों, इसको भी याद रखेगा। और इसी के तहत डलहौजी ने याद रखेगा जैसे सतारा पर दोस्तों कब्जा कर लिया, बघाट पर कब्जा कर लिया, जी हां दोस्तों बुंदेलखंड पर कब्जा कर लिया, बुंदेलखंड पर दोस्तों इसने कब्जा कर लिया, आपका जैतपुर जो उत्तर प्रदेश में है इस पर कब्जा कर लिया, झांसी पर कब्जा कर लिया, झांसी पर कब्जा कर लिया, अवध पर कब्जा कर लिया। जी हां दोस्तों, ऐसे बहुत सारे राज्य थे दोस्तों, अवध पर कब्जा कर लिया, नागपुर पर कब्जा कर लिया, तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे, उदयपुर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, उदयपुर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे राज्य थे जिसको हड़प नीति के तहत दोस्तों ये डलहौजी ने क्या कर लिया था, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। याद रखेगा इस हड़प नीति के तहत कई तरह के दोस्तों व्यवस्थाएं अंग्रेजी सरकार के द्वारा लागू की गई, जिसमें एक गोद निषेध प्रथा थी। ठीक है, गोद निषेध मतलब जिस राजा का अपना कोई पुत्र नहीं है, अपना कोई उत्तराधिकारी अपने खून का नहीं है, वो किसी को दत्तक पुत्र लेकर के राजा नहीं बना सकता, यानी उसका शासन वहीं अंत हो जाएगा, उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। और इसका प्रभाव दोस्तों कई सारे राज्यों पर पड़ा। सबसे बड़ा प्रभाव दोस्तों झांसी पर पड़ा। क्यों, रानी की झांसी जो थी दोस्तों, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई जिन्हें मणिकर्णिका कहा जाता था, उनका कोई पुत्र नहीं था, उनका दत्तक पुत्र था, इसलिए दोस्तों झांसी को भी डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस तरह से कुछ ऐसे राज्य थे जैसे अवध, जिन पर दोस्तों आरोप लगाया गया, कुशासन का आरोप लगाया गया कि अवध के राजा जो हैं वाजिद अली शाह, वो ठीक ढंग से शासन नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए उन्हें जबरदस्ती गद्दी से हटाकर दोस्तों अवध का विलय कहां कर लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया। तो इस तरह के दोस्तों पॉलिसीज थी जो कि अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी। लेकिन इस हड़प नीति की पॉलिसी को दोस्तों समाप्त किसने किया, तो याद रखेगा लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ने इस हड़प नीति की जो पॉलिसी थी दोस्तों इसको समाप्त कर दिया। इसको भी याद रखेगा। अच्छा, एक सवाल पूछ सकता दोस्तों
कि कब समाप्त किया, तो याद रखें दोस्तों 1859 ईस्वी में। अब देखिए क्योंकि कंपनी के शासन तो समाप्त हो चुके हैं, अब ब्रिटिश क्राउन का शासन आ चुका है, तो ब्रिटिश क्राउन ने पहले लोगों के दिल में जगह बनाना चाहा। तो दोस्तों इस तरह के जो बेकार तरीके के कानून थे, जो नियम थे, उनको पहले समाप्त किया गया ताकि भारतीयों के अंदर जो रोष की भावना थी, जो विद्रोह की भावना थी 1857 की क्रांति के दौरान, वो उभर सके, उससे भारतीय उभर सके और फिर से एक बार अंग्रेज अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर सके भारत पर। तो ये दोस्तों उनका टारगेट था। तो जो पोलाइट करके एक तरह से दोस्तों जो उनकी कुप्रथाएं थी, अंग्रेजों से जो गलतियां हुई थी, वो अब सुधारने का काम किया जा रहा था। तो यहां देखिए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या कर दिया गया, राज्य हड़प नीति को, ये जो नियम था दोस्तों, इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद कब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया दोस्तों, तो याद रखेगा अगर हम ऑफिशियल देखें दोस्तों तो 1 नवंबर 1858 को दोस्तों घोषणा किया गया और इस घोषणा के बाद दोस्तों कंपनी के शासन का अंत हो गया। ठीक है, इस दिन जो घोषणा हुआ दोस्तों, उस दिन की घोषणा के बाद क्या हो गया, भारत से कंपनी शासन समाप्त हो गया। जी हां दोस्तों, कंपनी शासन समाप्त हो गया। अब दोस्तों ब्रिटिश के जो क्राउन थे, जो महाराज थे दोस्तों, जो राजा थे, उनका शासन दोस्तों भारत में शुरू हो गया। तो याद रखिएगा, तिथि भी आप याद रखिएगा, ये तिथि पूछता है। इसी तिथि से दोस्तों जो गवर्नर जनरल का पद था, जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उस पद को दोस्तों समाप्त करके गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके अब क्या ला दिया जाएगा दोस्तों, यहां पर एक नया पद लाया जाएगा, वायसराय का पद। जी हां दोस्तों, कौन सा पद आ जाएगा, वायसराय का पद आ जाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग ही क्या है दोस्तों, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है और भारत का पहला वायसराय भी इसे ही चुना जाता है। ठीक है, तो इस सवाल को भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए, कह रहा भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा यहां पर प्रथम वायसराय कौन आ जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अभी तक कैनिंग क्या था दोस्तों, अभी तक कैनिंग जो था ये गवर्नर जनरल था भारत का, लेकिन क्योंकि अब कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया है, वायसराय का शासन आ गया है, तो कैनिंग को वायसराय बना दिया जाता है। 1858 से लेकर के 1862 ईस्वी तक दोस्तों ये कैनिंग वायसराय के पद पर रहते हुए दोस्तों अनेक काम करता है और इसी के अंतर्गत दोस्तों राज्य हड़प नीति वगैरह को समाप्त किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किस वर्ष इंडियन काउंसिल एक्ट, कौन सा दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था, तो याद रखेगा इंडियन काउंसिल एक्ट आया था दोस्तों 1861 ईस्वी में। कब आया था दोस्तों, 1861 ईस्वी में ये क्या आया था दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, यानी भारत परिषद अधिनियम। क्या आया था दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम दोस्तों लॉन्च किया गया, आएगा। ठीक है, इसके पहले दोस्तों जो आपने पढ़ा था 1793 का अधिनियम पढ़ा था। 1793 का अधिनियम दोस्तों केवल कंपनी के शासन को दोस्तों या कंपनी के व्यापार को भारत में बढ़ाने के लिए लाया गया था। इसके बाद दोस्तों 20-20 साल पे इसको अपडेट करना था। 1813 का अधिनियम आया, 1833 का अधिनियम आया। आप ध्यान दीजिए सब 20-20 साल के अंतराल पे हैं। 1853 का आया और 53 के बाद दोस्तों अब जब 1858 आ जाता है तो 1858 में तो कंपनी का शासन ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, और कंपनी के शासन को समाप्त करने के बाद जो पहला अधिनियम आया वो 1861 में आया, ये भारत परिषद अधिनियम है। इसमें बहुत कुछ बदलाव किया गया। ठीक है, लिख रहा पोर्टफोलियो प्रणाली दोस्तों किस वर्ष लागू किया गया, और ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि पोर्टफोलियो प्रणाली को किसने लागू किया। जी हां दोस्तों, किसने लागू किया, तो अगर किसने पूछे तो याद रखिएगा यहां पर लॉर्ड कैनिंग का ही नाम आप याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग ने ही दोस्तों इस पोर्टफोलियो प्रणाली का जनक माना जाता है, उन्होंने लाया था। कब लाया था दोस्तों, तो जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया था, उसी भारत परिषद अधिनियम में दोस्तों इसकी चर्चा की गई थी पोर्टफोलियो प्रणाली की। क्या होता है पोर्टफोलियो प्रणाली, तो याद रखिएगा एक तरह से विभाग बनाया गया। ठीक है, विभागीय संरचना दोस्तों बनाई गई। ठीक है, अभी तक क्या होता था दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि अलग से कोई विभाग नहीं बने होते थे। ठीक है, केवल गवर्नर जनरल काउंसिल का ही परिषद होता था, लेकिन अब उस परिषद में जो अलग अलग मेंबर हैं उनके लिए भी दोस्तों अलग अलग पोर्टफोलियो बना दिया गया। जैसे आज पोर्टफोलियो होता है ना कि गृह मंत्रालय के पास अपना पोर्टफोलियो है, रक्षा मंत्रालय का अपना पोर्टफोलियो है, वित्त मंत्रालय का अपना पोर्टफोलियो है, इस तरह से दोस्तों अलग अलग पोर्टफोलियो बना दिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों इस पोर्टफोलियो प्रणाली को लाने वाला कौन था, तो याद रखेंगे ये कैनिंग के समय में आया था और ये भारत परिषद अधिनियम जो 1861 था ना, ये उसके तहत आया था। ऐसा नहीं कि कोई अलग से नियम कानून बना था। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों इसके तहत आया था। ये गवर्नर जनरल का पद तो ऐसे समाप्त हो गया था, वायसराय के द्वारा अलग से कोई नियम बनाकर इसे नहीं लाया गया था। ठीक है, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ये आया था। ठीक है, आगे लिख रहा है किस वायसराय की महत्वपूर्ण सफलता में वहाबी आंदोलन का दोस्तों दमन शामिल है। किसने दोस्तों वहाबी आंदोलन का दमन किया था, तो याद रखेंगे लॉर्ड एल्गिन के समय में हुआ था। किसके समय में दोस्तों, लॉर्ड एल्गिन के समय में
में दोस्तों ये वहाबी आंदोलन हुआ था। अच्छा, ये वहाबी आंदोलन है क्या दोस्तों, याद रखेगा ये मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा दोस्तों, मुस्लिम समुदाय के द्वारा, याद रखेगा ये वहाबी आंदोलन दोस्तों शुरू किया गया था। और लॉर्ड एल्गिन का टाइम पीरियड क्या दोस्तों, तो बहुत कम समय के लिए भारत में रहे दोस्तों, 1862 से 63 तक। ठीक है, क्यों सर इतना कम समय के लिए, क्यों, इनकी मृत्यु हो जाती है इसलिए। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है इसीलिए दोस्तों इतना कम टाइम पीरियड आप देख पा रहे हैं। लेकिन इन्हीं के समय में दोस्तों ये वहाबी आंदोलन हुआ था। ये एक दो सवाल और करते हैं इससे संबंधित। लॉर्ड एल्गिन के समय में जो मुस्लिमों के धर्मांध संप्रदाय वहाबी ने दोस्तों ये किस प्रदेश में अपना उग्र प्रदर्शन किया था, तो याद रखिएगा ये उत्तर पश्चिम जो सीमा है, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश, जी हां दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश में इन वहाबियों ने दोस्तों क्या किया था, अपना आंदोलन किया था। किसके समय में, एल्गिन के समय में। और एल्गिन का समय क्या दोस्तों, याद रखेगा 1862-63। तो यह आंदोलन भी दोस्तों 62-63 के दौरान ही हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है एल्गिन की मृत्यु दोस्तों कहां पर हुई है, तो याद रखेगा एल्गिन की मृत्यु हुई दोस्तों धर्मशाला में। कहां हुई दोस्तों, धर्मशाला में। और धर्मशाला कहां पड़ता है आपको पता है, धर्मशाला पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश में। अब आपके मन में आएगा सर इसके पहले भी आपने बताया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जी हां दोस्तों, किसके बारे में बताया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु भी दोस्तों भारत में हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु भी दोस्तों भारत में हुई थी। और एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसका मकबरा दोस्तों कहां बना हुआ है दोस्तों, भारत में है। इसका मकबरा कहां दोस्तों, गाजीपुर में बना हुआ है। कहां पर, गाजीपुर में। ठीक है, गाजीपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, तो इसका मकबरा दोस्तों यहां पर बना हुआ है। जबकि एल्गिन की जो मृत्यु हुई दोस्तों धर्मशाला में, लेकिन इसका कोई मकबरा भारत में नहीं। इसलिए आप पढ़ते हैं कि भारत में जो पहला मकबरा बना दोस्तों वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का बना। लेकिन हालांकि आगे चल के एल्गिन की मृत्यु भी दोस्तों कहां हुई थी, भारत में ही हुई थी, धर्मशाला में हुआ था। धर्मशाला कहां पर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। आ रही बात समझ में। देखिए मैं कोई ऑप्शन नहीं देता, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बहुत जो है स्थिरता के साथ मन को शांत करके पढ़ना शुरू करिए। आप लोग हमेशा क्या होता है ना कि हमेशा मसाला ढूंढते रहते हैं मार्केट में कि कहाँ कुछ चटक मटक मिल जाए, कहाँ जो है ऊट पटांग की बातें हों। शिक्षा का जो स्तर है वो समय के साथ दोस्तों गिरता चला जा रहा है। लेकिन अभी भी भारत में कुछ ही ऐसे टीचर बचे हैं, कुछ ही ऐसे अध्यापक बचे हैं जिनमें शिष्टाचार की भावना है, जिनमें गंभीरता है, जिनमें सिखाने की अलग कला है। वो क्लास में खड़ा होकर बड़बड़ नहीं करते। और मैं भी इस तरह की चीज़ें में विश्वास नहीं रखता। इसलिए मैं स्थिरता के साथ अपने मन को बड़ा शांत करके, चाहे वीडियो पे व्यूज आए या ना आए, चाहे आप लाइक करें ना करें, हमारा जो फर्ज है दोस्तों आंख मूंद कर मैं अपना फर्ज निभाता चला जाता हूं। और ये मेरी आदत रही है, शुरू से मेरी आदत रही। मैं कभी पलट के नहीं देखता हूं कि नहीं आपका मार्केट का डिमांड क्या है। मैं हमेशा ये सोचता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं तो मेरा अपना क्या दायित्व बनता है, मैं अपने दायित्व के आधार पर काम करता हूं। मैं मार्केट की जो है चटक पटक चीज़ों पर ध्यान नहीं देता और उस पर आवश्यकता नहीं महसूस करता। ठीक है, चाहे चैनल चले चाहे ना चले, चाहे जो भी हो वो अपनी जगह है। ठीक है, लेकिन हम अपने शिष्टाचार को भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप भी थोड़ा गंभीर होकर के सवालों को देखिए, समझिए। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है और इतना ढूंढ करके दोस्तों मैं क्वेश्चन को बनाता हूं कि किस किस तरह से सवाल बन सकते। कोशिश मेरी ये रहती है आप कभी किसी भी सीरीज का 30 सवाल करके दिखा देना तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ यार आप में दम है। शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो, शायद ही 1% लोग ऐसे होंगे जो किसी भी क्लास, आज 101वीं क्लास है ना, चैलेंज दे रहा हूं दोस्तों, पूरे के पूरे 100 क्लास में जो आपकी इच्छा हो किसी भी क्लास को ओपन कर लेना और पूरे के पूरे, मैं ज्यादा सवाल नहीं देता, एक दिन में 30 सवाल ही पढ़ाता हूं, लेकिन उस 30 सवाल में 30 के 30 आप जवाब देकर दिखाइएगा तब मैं जानूंगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन ना बैठकर काम करता हूं, पूरे इतिहास से बनाता हूं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करता, कहीं से चोरी नहीं करता, इत्मीनान से बनाता हूं। आपको खुद भी लगता होगा कि इस तरह के सवाल कहीं पर दिए नहीं गए, किसी बुकलेट में नहीं दिया गया है, तो ये यहां बनाए जाते हैं दोस्तों सवाल। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए और एक एक सवाल का जवाब दीजिए। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय जो है ये किसकी तर्ज पर दोस्तों बनाए गए थे? दोस्तों ये किसकी तर्ज पर बनाए गए थे? तो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर दोस्तों इसे बनाया गया था। किसकी तर्ज पर? लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर पहली बार दोस्तों भारत में ये 3 विश्वविद्यालय, जो हमारी 3 अलग अलग प्रेसिडेंसियां थी जहां पर हाईकोर्ट बन रहा था, याद रखेगा वहीं पर दोस्तों क्या किया गया, 1857 में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहां 3 अलग अलग विश्वविद्यालय बनाए गए जो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बनाए गए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं, आपके पास ये किताबें होनी चाहिए। देखिए अगर आपको लग रहा है कि स्टडी 91 अपने यूट्यूब चैनल पर इतना बेहतर कंटेंट दे सकता है तो किताब
किताबों के लिए दोस्तों हमने बहुत मेहनत किया है। आप जुड़िए हमारे साथ, आप निश्चित रूप से किताबों को पसंद करेंगे। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध नील विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, नील विद्रोह ये किसके कार्यकाल में हुआ था? सिर्फ आपसे कार्यकाल जानना चाह रहा दोस्तों, तो याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही दोस्तों ये विद्रोह हुआ था। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही दोस्तों ये नील विद्रोह हुआ था। और अगर आपसे पूछ दे नील विद्रोह दोस्तों कब हुआ था, कब हुआ था, अच्छा किसके लिए हुआ था दोस्तों, तो भारत में नील की खेती दोस्तों जबरदस्ती किसानों से कराई जाती थी। आगे भी दोस्तों नील से संबंधित एक विद्रोह होता है जिसे हम चंपारण आंदोलन कहते हैं। चंपारण आंदोलन जिसमें रामचंद्र जाकर के दोस्तों किसे लेकर आते हैं, शुक्ल हटा दीजिए, ठीक है, वो जाकर के किसे बुला के लाते हैं, महात्मा गांधी जी को बुला के लाते हैं चंपारण में, कि वहां जबरदस्ती किसानों से नील की खेती कराई जा रही है, ठीक है। और नील की खेती करने से होता क्या था दोस्तों, जो खेत होते थे उसकी मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता था। और किसानों के लिए तो उपजाऊपन होना बहुत जरूरी है, मिट्टी का उपजाऊपन होना, क्योंकि अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो उसमें फसल कैसे उगेंगे। तो ऐसे में दोस्तों अगर मिट्टी खराब हो जाएगी फिर किसानों का क्या होगा, उनके पास तो कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए दोस्तों ये तो बाद का आंदोलन है, ठीक है, ये तो 1918-19 के दौरान देखेंगे। ये जो आंदोलन दोस्तों नील विद्रोह ये पहले ही हुआ था, और ये दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों, 1859 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1859 ईस्वी में, यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी उस क्रांति के बाद दोस्तों ये हुआ था। कहां पर, अगर आपसे सवाल पूछ दे दोस्तों ये आंदोलन कहां पर हुआ था, तब आप क्या बताएंगे, तो याद रखिएगा दोस्तों ये आंदोलन हुआ था पश्चिम बंगाल में। कहां हुआ था दोस्तों, ये आंदोलन हुआ था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में दोस्तों एक जिला पड़ता है नदिया जिला। कौन सा जिला दोस्तों, नदिया जिला। उस नदिया जिला में पड़ता है दोस्तों गोविंदपुर गांव। कौन सा पड़ता है, गोविंदपुर गांव। ये उस गोविंदपुर गांव में ही दोस्तों क्या हुआ था, ये नील विद्रोह हुआ था। इस सवाल को भी याद रखेंगे। लिख रहा नील विद्रोह में किसानों का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था, नेतृत्व करने वाला दोस्तों कौन था किसानों का, तो याद रखेगा किसानों का नेतृत्व कुल मिलाकर दो लोगों ने किया था। किसने किया था दोस्तों, एक तो दिगंबर विश्वास का नाम याद रखेगा, दिगंबर विश्वास। जी हाँ दोस्तों, ये दो लोगों ने दोस्तों क्या किया था, नील विद्रोह में किसानों का नेतृत्व किया था। तो दिगंबर विश्वास याद रखेगा, और दूसरा नाम है दोस्तों विष्णु विश्वास, ठीक है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ये दो ऐसे लोग थे जिन्होंने किसानों का नेतृत्व किया था। कब दोस्तों, नील विद्रोह के दौरान, ठीक है। लेकिन नील विद्रोह का वर्णन दोस्तों कहां पर मिलता है, जी हाँ दोस्तों नील विद्रोह का वर्णन ये कहां पर मिलता है, तो दोस्तों एक पुस्तक है, आपने शायद नाम सुना होगा या हो सकता ना भी सुना हो। उस पुस्तक का नाम है नील दर्पण। क्या नाम है दोस्तों, नील दर्पण एक पुस्तक है दोस्तों। इस पुस्तक को तैयार किया था दोस्तों किसने, तो याद रखेगा इनका नाम भी इसी से संबंधित है, आप याद रख सकते हैं। नील को दीन याद रखेगा, ठीक है, दीन बंधु। जी हाँ दोस्तों, दीन बंधु जी ने दोस्तों इस किताब को तैयार किया है। दीन बंधु मित्र की रचना है, दीन बंधु मित्र की रचना है दोस्तों। उसी किताब में दोस्तों नील विद्रोह के बारे में हमें वर्णन मिलता है। तो ये सवाल भी आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए। अगला लिख रहा 1861 का भारत परिषद अधिनियम ये किस वायसराय के कार्यकाल में दोस्तों पारित हुआ था। तो जो भारत परिषद अधिनियम आया था दोस्तों ये भी किसके कार्यकाल में आया था, ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही आया था। किसके कार्यकाल में दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आया था, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग अब क्या बन चुका था दोस्तों, वायसराय बन चुका था। और वायसराय बनकर ये गद्दी पर कब रहता दोस्तों, तो याद रखेगा 1858 से लेकर के 1862 तक रहता है। और याद रखेगा इस दौरान 61 में क्या आता है, ये भारत परिषद अधिनियम आया है, ठीक है। लिख रहा लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु के बाद भारत का प्रथम कार्यवाहक वायसराय कौन बना। जी हाँ दोस्तों, कार्यवाहक वायसराय कौन बना, तो इसका नाम था दोस्तों सर रॉबर्ट नेपियर। क्या नाम था दोस्तों, सर रॉबर्ट नेपियर। जी हाँ दोस्तों, सर रॉबर्ट नेपियर को दोस्तों, अच्छा देखिए एल्गिन की मृत्यु होगी, और एल्गिन की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी, तो याद रखिएगा एल्गिन की मृत्यु हुई थी वर्ष 1862-63 के दौरान। कब हुई थी दोस्तों, 62-63 के दौरान, ये भी आपको मैं बता चुका हूं। तो जब 63 में एल्गिन की मृत्यु हो जाती तो तत्काल प्रभाव से दोस्तों बुलाया जाता है नेपियर को, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों यहां पर नवंबर 1863 में नेपियर आता है, और दिसंबर केवल 1 महीने के लिए दोस्तों यहां पर इसको अपॉइंट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, केवल और केवल 1 महीने के लिए, नवंबर से दिसंबर तक के लिए ये भारत का पहला कार्यवाहक वायसराय है, कार्यवाहक वायसराय है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है सर रॉबर्ट नेपियर के बाद भारत का दूसरा कार्यवाहक वायसराय कौन बना दोस्तों, तो पुनः दोस्तों चेंज किया जाता है और फिर से 1 महीने के लिए दोस्तों यहां पर लाया जाता है विलियम डेनिसन को। किसे लाया जाता है, इसका नाम है सर विलियम
सर विलियम डेनिसन, क्या नाम है दोस्तों, सर विलियम डेनिसन को लाया जाता है। तो याद रखेंगे दिसंबर 1863 से लेकर के जनवरी 1864 तक। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 1864 तक दोस्तों ये किसे रखा जाता है, विलियम डेनिसन को दोस्तों रखा जाता है। भारत का दूसरा कार्यवाहक जनरल है, लगातार दोस्तों यहाँ पर बनाया जाता है। इसके बाद तब जाकर के दोस्तों अब अगला कौन आते हैं, लॉर्ड लॉरेंस। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। लिख रहा अफगानिस्तान के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति ये किस वायसराय ने दिया था। इसके पहले दोस्तों अहस्तक्षेप की नीति हमने पढ़ा था, जॉन सोर के समय में आई थी। किसके समय में आई थी दोस्तों, याद रखेंगे अहस्तक्षेप की नीति ये किसके समय में आई थी दोस्तों, जॉन सोर के समय में आई थी। और अहस्तक्षेप की नीति में क्या होता था, किसी भी राज्य में किसी भी तरह का कोई दखल न देना। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर बनते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ठीक है, लॉर्ड जॉन लॉरेंस दोस्तों ये क्या बनते हैं दोस्तों, अगले वायसराय बनते हैं। और इन्होंने अफगानिस्तान के संबंध में, केवल और केवल अफगानिस्तान के संबंध में दोस्तों अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया है, ये भी याद रखेगा। तो कब से कब तक दोस्तों ये है यहां पर भारत में, तो याद रखेगा 1863 से लेकर के 1869 ईस्वी तक दोस्तों याद रखेंगे। लॉर्ड लॉरेंस का ये टाइम पीरियड है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, लिख रहा है लॉर्ड लॉरेंस की अहस्तक्षेप नीति को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसे दोस्तों एक अन्य नाम भी दिया गया। इसे कहा जाता था शानदार निष्क्रियता। क्या कहा जाता था दोस्तों, शानदार निष्क्रियता। जी हाँ दोस्तों, अहस्तक्षेप की नीति को क्या कहा जाता था, शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जानते थे। लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में कहां पर उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपने पढ़ा था कि उच्च न्यायालय दोस्तों 1857 की क्रांति से पहले उच्च न्यायालय के लिए दोस्तों एक्ट आ चुका था, लेकिन स्थापना नहीं हुई थी। स्थापना दोस्तों याद रखेगा, ये जो उच्च न्यायालय बनना था कलकत्ता में, कहां बनना था, कलकत्ता में बनना था, बंबई में बनना था और मद्रास में बनना था दोस्तों। तो अब वो बनकर तैयार हो चुका था। ठीक है, तो याद रखेगा ये इसके लिए संबंधित जो एक्ट थे वो एक्ट तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के काल में आ चुके थे, 1856 में आ चुके थे। लेकिन दोस्तों ये बनकर दोस्तों कब तैयार होता है, तो लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में तैयार होता है। ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में दोस्तों ये बनकर तैयार होता है, बनकर तैयार होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बनना कब शुरू हुआ ये अलग मैटर, और बनकर तैयार कब हुआ ये अलग मैटर है। तो दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लिख रहा है किसके नेतृत्व में लॉर्ड लॉरेंस ने अकाल आयोग का दोस्तों गठन किया। जी हाँ दोस्तों, ये भारत में अकाल दोस्तों चल रहा था, क्योंकि समय पर बारिश न होने की वजह से दोस्तों अकाल आ चुका था। और इस अकाल में दोस्तों भयंकर सूखा चल रहा था। और इसीलिए दोस्तों कैंपबेल हेनरी की अध्यक्षता में दोस्तों किसके नेतृत्व में, तो याद रखिएगा कैंपबेल हेनरी की अध्यक्षता में दोस्तों, हेनरी की अध्यक्षता में याद रखेंगे यहां पर अकाल आयोग का गठन किया गया। जी हां दोस्तों, इसकी अध्यक्षता में किसका गठन किया गया दोस्तों, एक अकाल आयोग का गठन किया गया कि आगे से इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाए। और उस समय दोस्तों सबसे प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, यह भी सवाल पूछता है, प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। तो याद रखेगा दोस्तों उड़ीसा याद रखेगा, ये कलकत्ता के निकट है दोस्तों। उड़ीसा सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था। जो बुंदेलखंड का एरिया आता था वो बहुत ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था, बुंदेलखंड का एरिया, प्लस दोस्तों और राजपूताना। जी हाँ दोस्तों, राजपूताना जो क्षेत्र था दोस्तों वो भी प्रभावित क्षेत्र था। तो उस समय के प्रभावित क्षेत्र थे। इसके लिए कैंपबेल हेनरी की अध्यक्षता में दोस्तों क्या बनाया जाता है, एक अकाल आयोग बनाया जाता है। लिख रहा है लॉर्ड लॉरेंस ने किसके मध्य मतलब किस स्थान के मध्य की बात कर रहा दोस्तों, प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू किया। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों, पहली बार दोस्तों ट्रेन किसने चलाया, ट्रेन की जब बात आती है, या दोस्तों हम जब तार की बात करते हैं, ठीक है, ट्रेन और तार, तो इन दोनों के लिए दोस्तों हम डलहौजी को याद करते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में क्या चलाया दोस्तों, ट्रेन की शुरुआत किया और यात्री ट्रेन की शुरुआत किया। साथ ही साथ दोस्तों तार व्यवस्था, बिजली से चलने वाले दोस्तों तार व्यवस्था जो थे दोस्तों, ये भी डलहौजी के समय में शुरू किए गए थे। लेकिन पहली बार दोस्तों समुद्री टेलीग्राफ सेवा दोस्तों शुरू की जा रही है। और कब शुरू की जा रही दोस्तों, तो याद रखेंगे 1865 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1865 ईस्वी में यह समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की जा रही है। किसके किसके मध्य शुरू हो रही दोस्तों, तो याद रखेगा भारत
और यूरोप के मध्य, जी हाँ दोस्तों, भारत और यूरोप के मध्य ये पहली टेलीग्राफ सेवा ये किसके समय में शुरू हुआ है? तो सर जॉन लॉरेंस के समय में 1865 ईस्वी में दोस्तों शुरू हुआ है। उसके इसका कार्यकाल कितना दोस्तों? तो 63 से लेकर 69 तक, ठीक है, 1863 से 1869 तक, ठीक है। लिख रहा भूटान ने किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य पर दोस्तों हमला कर दिया? तो देखिए एक छोटा सा देश है भूटान और इसने दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य पर हमला कर दिया। आपने पढ़ा होगा आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था जिसमें संगोली की संधि हुई थी और उसके तहत दोस्तों नैनीताल, शिमला, मसूरी ये जो जगह थे दोस्तों ये अंग्रेजों को मिल गए थे। और इतना ही नहीं, काठमांडू में अंग्रेजों ने जाकर अपना रेजिडेंट भी बना लिया था। और नेपाल तो हमारे कब्जे में ही है। भूटान दोस्तों नेपाल के ठीक बाद दोस्तों सिक्किम का एरिया, सिक्किम के बाद भूटान का एरिया। तो भूटान ने दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य पर हमला कर दिया था। और ये हमला कब किया था दोस्तों? याद रखेंगे 1865 ईस्वी में। हालांकि हमले में कुछ होगा नहीं, ठीक है, हमले में भूटान का ही नुकसान होने वाला है, लेकिन चलिए ये सवाल आता है परीक्षा में, ठीक है। लिख रहा किस वायसराय ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में दोस्तों घोषित किया? तो याद रखेगा लॉर्ड लॉरेंस ने ही। जी हां दोस्तों, लॉर्ड लॉरेंस ने पहली बार क्या किया दोस्तों? शिमला को गर्मी के समय में दोस्तों भारत की राजधानी घोषित कर दिया। यह भी याद रखेंगे क्योंकि गर्मी के समय में शिमला अपने आप में वैसे भी बेहतरीन रहता है, आप जानते ही हैं, तो इसको याद रखेंगे। लिख रहा बंगाल रेंट एक्ट या फिर बंगाल काश्तकारी अधिनियम दोस्तों ये कब पारित किया गया? किसके शासनकाल में पारित किया गया? तो याद रखेंगे, अब आपके समझ में आ रहा होगा कि मैं लॉर्ड लॉरेंस की बात करूंगा, नहीं, याद रखेंगे 1856 ईस्वी में ही दोस्तों, कैनिंग के समय में ही याद रखेगा, जिस वर्ष क्रांति हुआ था उसके ठीक एक साल पहले याद रखेगा बंगाल काश्तकारी अधिनियम आ रहा था। और इसमें दोस्तों एक नियम निकाला गया था कैनिंग के द्वारा कि ऐसे खेत जो किसानों द्वारा कितने साल से दोस्तों? 12 साल से, ठीक है, 12 साल से अगर कोई किसान किसी खेत को जोत रहा है, 12 साल से जोत रहा है तो उस पर क्या हो जाएगा? उस पर उसका अधिकार घोषित हो गया। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, उस पर उसका अधिकार घोषित हो गया। ये आप याद रखेगा, यही था दोस्तों बंगाल काश्तकारी अधिनियम, ठीक है। बहुत शानदार सा सवाल है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद, दोस्तों हमने पढ़ा था शुरुआत में कि अफगानिस्तान पर हमला हुआ था और उसमें दोस्तों बुरी तरह से पराजय हुई थी अंग्रेजों की। तो अफगानिस्तान में उसमें दोस्त मोहम्मद का शासन चल रहा था, ठीक है। और दोस्त मोहम्मद की मृत्यु के बाद दोस्तों अगला शासक कौन बनता है? तो उसका पुत्र आता है शेर अली। जी हाँ दोस्तों, कौन है? याद रखेगा शेर अली खां, याद रखेगा कौन है शेर अली खां? तो याद रखेगा दोस्त मोहम्मद का पुत्र है दोस्तों। अगला राजा कौन बनता है? अफगानिस्तान का शासक कौन बनता है? तो शेर अली खां बनता है, याद रखेंगे। कब बनता है दोस्तों? तो कब मृत्यु हुई थी इसकी दोस्त मोहम्मद की? तो 1863 में मृत्यु हुई थी और 1863 के दौरान ही दोस्तों वो राजा चुना गया। हालांकि दोस्तों वो अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन उसे राजा किसी ने नहीं स्वीकारा। राजा या शासक दोस्तों, शासक के रूप में इसको स्वीकार कब किया गया? इसको स्वीकार किया गया दोस्तों 1868 ईस्वी में। तो थोड़ा सा दोस्तों यहां ध्यान देना है कि मामला यहां पर 1863 आ जाएगा, लेकिन स्वीकारा कब जाता है? तो 1868 में स्वीकारा जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज यहां देख लीजिएगा, 1856 है या क्या है, थोड़ा सा मैं यहां पर मिस कर रहा हूं कि बंगाल जो रेंट एक्ट आया था या बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो आया था दोस्तों, ये कब भारत में लागू किया गया था, ये थोड़ा सा एक बार आप चेक कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा यहां पर डाउट हो रहा है, तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कभी कभी दोस्तों गलतियां हो जाती हैं और अभी तो मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है कि नहीं इसका क्या करना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि 1856 ही है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त हो जाता है और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। बहुत सारे विषय दोस्तों ऐसे हैं जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटेन नोट्स हैं। इन हैंड रिटेन नोट्स को अगर आप परचेज करते हैं तो ये PDF फॉर्मेट में आपको मिलेगा, प्रिंट आउट आपको अलग से कराना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब आप किताबें ऑर्डर करते हैं तो किताबें दोस्तों सीधे आपके घर तक जाती हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो किताबों के माध्यम से आपकी स्टडी दोस्तों और भी बेहतर हो जाएगी, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। और निवेदन आप सभी से है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों कि एक लाइक एक कमेंट जरूर करिएगा। एक बार देख लीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि नितिन सर की क्लास कौन कौन सी आ रही है, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को आगे
आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।